सरकार का गठन होना है, लेकिन हलचल जो है वो दिल्ली में अभी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खबर जो सामने दिल्ली से आ रही है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात को लेकर के खबर है और शाह से ये मुलाकात हुई है। अमित शाह से संजय झा की मुलाकात हुई। अमित शाह के आवास पर संजय झा पहुंचे हुए हैं और जेपी नड्डा भी शाह के आवास पर ही मौजूद हैं। बिहार में सरकार गठन पर मंथन लगातार किया जा रहा है। ललन सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो देखिए, कल 19 तारीख है और जो मौजूदा विधानसभा है वो भंग होनी है और इन सब के बीच जो नया कैबिनेट होगा उसका स्वरूप किस तरीके से होगा, जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी भूमिका किस तरीके की होगी, इन सारी चीज़ों पर लगातार बातचीत की जा रही है। अब देखिए, कैबिनेट के साथ साथ एक और पद विधानसभा अध्यक्ष का, इस पर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं और इन सब के बीच खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इस बीच जो है दोनों पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी, दोनों स्पीकर पद चाहती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस बात पर सहमति जो है इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच बन पाती है। हालांकि फॉर्मूला हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि इस कैबिनेट का फॉर्मूला किस तरीके से रखा गया, उसका आधार क्या बनाया गया। तो 6 विधायकों पर 1 मंत्री, यानी कि संख्या बल के हिसाब से, और इसी तरीके से जो कैबिनेट में मंत्रियों को जगह है वो दी जानी है। तो एलजेपी आरवी चिराग पासवान की बात करें तो 19 सीटें अगर जीती तो 3 सीटें उनके खाते में, जो फॉर्मूला हम लगातार बता रहे हैं। और अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, दिल्ली की हलचल बढ़ी हुई है और कैबिनेट में किसकी कौन सी जगह, कितनी भागीदारी, और इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो किसके पास, क्या चर्चा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जेडीयू के जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं संजय झा वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अहम मुलाकात चल रही है और कल चूंकि दोनों ही दलों का विधानमंडल दल की मीटिंग वहाँ पर होनी है पटना में, उसमें नेता चुना जाएगा, फिर तय हो जाएगा कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके पहले की ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। फाइनल टच दिया जा रहा है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के चर्चा है। पहले के फॉर्मूले में क्या कोई परिवर्तन होगा या पहले की तरह ही इस बार भी फॉर्मूला होगा, उसको लेकर के फाइनल बातचीत हो रही है। क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों के मंत्री लगभग बराबर होंगे। पिछली बार जेडीयू कोटे से मंत्रियों की संख्या कम थी, बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि जेडीयू के कम विधायक जीते थे। लेकिन इस बार लगभग बराबर है, तो विधायकों की संख्या बराबर देखते हुए उसी अनुपात में मंत्री पद भी होगा। लेकिन विधानसभा का जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, उस पर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है। तभी इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार विधानसभा का स्पीकर किसके खाते में जाता है। दूसरा, जो अमूमन मंत्रालय जो हैं जेडीयू कोटे में रहे हैं, बीजेपी कोटे में रहे हैं, मंत्रालय वही रहे, लेकिन क्या कुछ मंत्रालय आपस में उनकी स्वैपिंग हो सकती है, कुछ मंत्रालय अदला बदली हो सकती है क्या, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने भी 5 घटक दल हैं उसमें कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा जाएगा, यानी सामाजिक समीकरण का ध्यान इस बात को लेकर रखा जाएगा कि किस पार्टी से कौन व्यक्ति मंत्री बनता है। तो सभी ग्रुप जो हैं, चाहे अगड़े हों, इसके अलावा अपर कास्ट के अलावा बात करें तो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, यानी जो सभी समीकरण है, सभी समीकरण के लोगों का जो वोट बैंक है एनडीए के पास में जो मिला है, उनका ख्याल रखा जाएगा और उसके आधार पर मंत्रियों के नाम तय होंगे। तो आज की मुलाकात जो है काफ़ी अहम है, जो कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ यहाँ पर संजय झा की मुलाकात चल रही है। जी। अच्छा, डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस पर अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा जेडीयू बीजेपी की जब से सरकार रही है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अकेले डिप्टी सीएम। लेकिन पिछली बार जब सीटों की संख्या काफ़ी जेडीयू की कम हो गई और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से उस समय 2 डिप्टी सीएम का एक फॉर्मूला सामने आया। जब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया था, उसके बाद जब आरजेडी को छोड़कर दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, एनडीए के साथ आए, तो फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा।
लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या वही दोनों रिपीट होंगे? क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार रिपीट होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में बीजेपी क्या अपने दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट करेगी या कुछ चेंज होगा? क्योंकि बीजेपी के जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी सूत्रों का जो कहना है कि 2 डिप्टी सीएम है, एक विधानसभा के स्पीकर का पद है और चौथा बिहार बीजेपी का जो प्रेसिडेंट का पद है। नजर बना करके रखिए कि किस तरीके से ये नया स्वरूप जो है इस कैबिनेट का दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए, पटना से लेकर के दिल्ली तक की जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और ऐसे में कई जो एनडीए घटक दल के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली से उन्हें पटना भी लौटना है क्योंकि शपथ ग्रहण होना है। इसके साथ साथ जो विधायक दल की बैठक है, विधायक दल का नेता है वो चुना जाना है। तो ये तमाम जो काम है, औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी है। तो इस बीच खबर यही सामने आ रही है कि जो नेता है वो लगातार अब पहुंच रहे हैं। तो 3:30 बजे पटना संजय झा लौट जाएंगे। संजय झा अभी फिलहाल अमित शाह यहाँ मौजूद है, वहां बातचीत चल रही है। ललन सिंह भी दिल्ली से पटना लौट आएंगे। तो कल देर रात दोनों दिल्ली गए थे। एनडीए के दूसरे नेता भी पटना आ रहे हैं। मंत्रिमंडल स्पीकर पर मंथन हो रहा है और शपथ ग्रहण समारोह पर भी जो चर्चा है वो यहाँ पटना में भी एक दौर की होनी है। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। शैलेंद्र, कई बड़े नेता हैं जो लगातार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी कर रहे हैं। वहां कौन कौन से नेता दिल्ली से पटना लौटेंगे और पटना में क्या होना है आज? बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है और उस बैठक के बाद जब 2:30 बजे के करीब में विशेष विमान से बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, संजय झा सहित जो अन्य एनडीए के बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी जदयू के, वो पहुंचेंगे पटना। लगभग 3:30 बजे सभी नेता पटना पहुंचेंगे और उसके बाद संभावना इस बात की जताई जा रही है कि एक बार फिर से जो एनडीए के घटक दल हैं जो पटना में मौजूद हैं उनके साथ बातचीत होगी। और इस बात की भी संभावना है कि आज शाम तक एनडीए की तरफ से घोषणा भी कुछ की जा सकती है। तमाम जो अटकलें लगाए जा रहे हैं उन अटकलों को लेकर के घोषणा भी की जा सकती है, क्योंकि कल से ही लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त भी दिल्ली में बैठक हो रही है। और जब तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खास करके धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, संजय झा की बात करें, नित्यानंद राय भी वहां मौजूद हैं, ये सभी लोग जब पटना आएंगे तो यहाँ घोषणा की जा सकती है। ठीक जी, बिल्कुल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका शैलेंद्र। और देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और 20 की तारीख जो है वो भी निर्धारित की गई है। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। कल विधायक दल की बैठक हम करने जा रहे हैं, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण को लेकर के बड़ा दावा किया और कहा कि इसमें करीब 2 से 3 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे पर किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए कहा कि आपसी सहमति बन गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल विधायक दल की बैठक और फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें सभी आम मतदाताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारी एनडीए और भाजपा के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, भव्य तैयारी है, देश के कौन कौन चेहरे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा। पहला तो ये कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे और वहीं पर विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभिन्न राष्ट्रीय नेता, एनडीए के हमारे सभी नेता उपस्थित रहेंगे। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। दिलीप जी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके कोटे जाएगी, भाजपा या जदयू? एनडीए के पास रहेगी। तो बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सरकार के गठन, विधानसभा की कुर्सी और मंत्रिमंडल पर खुल करके कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष पर ईवीएम पर आरोप लगाए जाने के बाद आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, इधर जेडीयू के सीनियर नेता विजय चौधरी ने भी कहा है कि शपथ ग्रहण को लेकर के हम सभी एनडीए के जो घटक दल हैं वो तैयार है और जो कैबिनेट का स्वरूप होगा उसको लेकर भी हम लगातार चर्चा विचार विमर्श है वो कर रहे हैं। सब कुछ समय पर हो जाना है।
सारी तैयारी चल रही है अपने अपनी जगह पर। बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में और चीज़ें समय से तय हो जाएंगी। और चूँकि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, शायद गृह मंत्री भी आए, तो उस हिसाब से तैयारियां भी चल रही हैं। सर, मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के बातचीत चल रही है। देर रात संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए, बातचीत अभी लगता है कि जारी है। ये तो स्वाभाविक है, ये तो कब नहीं होता है। जब विभिन्न पार्टियों में बात होती है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता दिल्ली रहते हैं, तो बातचीत का दौर चलता है। तो कभी पटना में कभी दिल्ली में बात होती है, यह सब तो स्वाभाविक है। आपके और बीजेपी की सीट कमोबेश लगभग बराबर हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के सदस्य भी बराबर रहेंगे या फिर ज़्यादा बीजेपी की? ये तो आपको समय से पता चलेगा, पहले निर्णय हो जाने दीजिए, सब चीज़ें आपको सही समय से बता दी जाएंगी। एक सवाल और है सर, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद किसके कोटे में है, जदयू या भाजपा? खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से इसकी डिमांड की जा रही है। ये सब आपको हमने कहा ना कि एक बार जब चीज़ें तय हो जाएंगी, आपको सभी चीज़ों की पूरे तौर से जानकारी समय से पहले दे दी जाएगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा है कि तेजस्वी यादव अब एक हफ्ते बाद ये कहेंगे कि जिस तरीके से उनका वोट शेयरिंग बढ़ा है, उस हिसाब से उन्हें अब वोट कम मिले, और इस तरीके के गणित से लोगों को उलझाने की वो कोशिश करेंगे। ईवीएम पर ठीकरा वो लगातार फोड़ते ही हैं और निर्वाचन आयोग पर सवालों उठाते ही रहे हैं। तो कम से कम इस बार नहीं न कहे, 2020 में कहे थे कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का दुरुपयोग करके हमारे सीटों की संख्या घटा दी गई। जनता के जनादेश का जो सम्मान नहीं करता है वह राजनीति का सामंत होता है। अब इनको ईवीएम में आएगा नज़र, एक सप्ताह के बाद बोलेंगे कि वोट का प्रतिशत मेरा इतना बढ़ गया, सीट की संख्या भले ही घट गई। अरे सच को कबूल करिए ना कि जनता व लंपट राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती है। जनता विकास की राजनीति पर भरोसा करती है। आपके गांव का और आपके क्षेत्र का विकास हमने किया है, और नेता प्रतिपक्ष बनने का जहां तक सवाल है वो तो झटका में मिल गया, नहीं तो संख्या बल में तो वहां भी पिछड़ जाते। और देखिए, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद से अब नीतीश कुमार भी शपथ लेने को तैयार हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से वो जगह गवाह बनेगा इस नई सरकार गठन को लेकर के। तो देखिए, शपथ की तैयारी 20 नवंबर को गांधी मैदान में पूरा भव्य समारोह। गुरुवार तक गांधी मैदान में आम लोगों की जो एंट्री है वो बंद कर रखी गई है। बड़ी जीत के जश्न में ये ऐतिहासिक समारोह रखा गया है। लाखों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा है। 10वीं बार सीएम पद की शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह भी इस भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कई राज्यों के सीएम भी शपथ के साक्षी बनेंगे। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था गांधी मैदान में रखी गई है। 2015 की अगर बात करें तो गांधी मैदान में ही शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने ली थी। हालांकि वक्त थोड़ा लंबा बीता है, क्योंकि इससे पहले कोविड को लेकर के राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ। तो देखिए, शपथ को लेकर के तैयारियां पूरी की गई है और ऐसे में नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बयान सुनाते हैं। राज तिलक की करो तैयारी, ये आम लोगों की भावना है, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं, शीर्ष नेताओं के आने की सूचना है। जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा। वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो।
तो देखिए, एक तरफ नई सरकार गठन की कवायद जो है वो चल रही, तो दूसरी तरफ लालू परिवार में जो हलचल है वो बढ़ी हुई, खास करके जो पारिवारिक कलह है वो खुलकर सामने आ चुकी है। लगातार रोहिणी आचार्य के पोस्ट और बयान जो सामने आ रहे हैं उस पर अब लगातार जो कई सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी अपना बयान दे रहे हैं। और इन सब के बीच एक बयान केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का भी सामने आया और कहा है कि लालू प्रसाद का मौन ये बताता है कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीजों में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभा रहे हैं। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो ही चुनते हैं। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि कि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी पर निशाना साधा है और कहा है कि जहां आरजेडी को इस समीक्षा करनी चाहिए थे कि सीटें उनकी कम कैसे हुई, ये करारी हार क्यों हुई, उसकी जगह बेटा बचाओ अभियान जो है वो ये पार्टियां चला रही है। कांग्रेस में भी हमने यही हाल देखा और आरजेडी भी यही कर रहा है। आरजेडी ने कहा कि वो आत्मचिंतन करेंगे, पर आत्मचिंतन के नाम वो वही करने लगे जो कांग्रेस पार्टी ने की, वो है डिल्यूजन में रहना और अपने बेटे को हार से बचाना। इसीलिए एक तरफ हमने देखा कांग्रेस में भी बेटा बचाओ अभियान चला, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और यहाँ तक कि जनता को भी दोष दे दिया। और उन्हीं की देखा देखी आरजेडी ने भी बेटा बचाओ अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन वोट चोरी पे आरोप लगा दिए। ताउम्र कांग्रेस और आरजेडी यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस और आरजेडी आईना साफ करती रही। इन दोनों को प्रचंड हार मिली है, दोनों नेपो किड्स को। और देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि बिहार चुनाव के बाद से ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं वो अब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जनता के बारे में सोचना नहीं है, तो जनता इन्हें मत अपना क्यों दे। जन भावनाओं के बारे में तो कुछ पता होता नहीं है, फैसले थोपने की आदत हो जाती है। जनता के सरोकार से जुड़े मसलों पर कभी भी कोई प्रभावी विकल्प बनने का मादा आरजेडी में नहीं दिखा। कैसे खुद के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा वो हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसकी योजना पर ही वो काम करते हैं और इसीलिए जनता ने आरजेडी को नकार दिया। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां बालू माफियाओं का दहशत देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि